Good morning, class. We are back with the new lecture. और कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने अंदर एटीपी बनाते हैं थ्रू दिस प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसका पहला स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस, जिसको हमने पिछली दो वीडियोस में डिस्कस किया, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज एंड एनर्जी हार्वेस्टिंग फेज। एंड में हमने देखा कि हमने हमारी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, क्योंकि एक पायरुविक एसिड के अंदर आप देख सकते हैं एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। तो हमारे पास जो है वो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं, साथ में हमारे पास बनती हैं दो NADH। ये भी काइंड ऑफ एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल है, लेकिन आपने देखा कि इसके अंदर जो हमें ATP की बचत हुई थी वो सिर्फ दो हुई थी। तो इतने बड़े सेल के लिए सिर्फ दो ATPs जो है वो काफी नहीं होती हैं, बहुत सारे और भी काम करने होते हैं। तो इसलिए जो है वो हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी है कि अब इस पायरुविक एसिड का फैसला होना है कि ये पायरुविक एसिड जो है वो आया एरोबिकली आगे प्रोसीड होती है या एनएरोबिकली। अगर आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म एक एनिमल है या एक प्लांट है या जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ऑक्सीजन का सफिशिएंट अमाउंट जो है वो इनटेक किया जाता है, तो फिर इस पायरुविक एसिड को और इस NADH को ले जाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहां चलाई जाती है क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल के बाद चलती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और फिर हमें फाइनली मिलती है ATP। आई रिपीट, अगर आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म एक प्लांट है, क्योंकि शुरुआत ही से हम जो है वो ये सारे प्रोसेसेस प्लांट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर प्लांट के अंदर हमने फोटोसिंथेसिस करके GA3P बनाया, फिर उसमें से हमने स्टार्च बनाई और फिर उस स्टार्च को प्लांट ने ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करके बाहर साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस चलाई। उस ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में प्लांट को पायरुविक एसिड और NADH मिले। तो फिर प्लांट, क्योंकि एक एरोबिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट एक यूकेरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो प्लांट के अंदर जो सेल है उस सेल के साइटोप्लाज्म से इन दोनों को डिफ्यूज करवाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहां दो और काम होने हैं, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन तीन जो है वो कामों के नाम हैं। पहले ग्लूकोज को पायरुविक एसिड बनाना, ग्लाइकोलाइसिस, फिर पायरुविक एसिड को क्रेब्स साइकिल के अंदर ले जाना, और फिर क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाकर ATP बनाना। तो अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एरोब की बात करें तो उसके अंदर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का हमें जो है वो तकरीबन 36 to 40 ATP यील्ड करता है। लेकिन हम जो है वो यहाँ डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में इंशाल्लाह कि वो कैसे 36 होती है। तो ये पूरा प्रोसेस जो आपके सामने हमने बनाया है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन का। लेकिन हम चाहते हैं इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एरोब्स हैं उनके साथ साथ एनाएरोब्स भी हुआ करते हैं, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी अपने अंदर ATP बनाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। तो उनके अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया भले हो या ना हो, लेकिन जो है वो अपनी ATP जरूर बनाया करते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में वी हैव सीन कि देयर आर नो काइंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला काम है वो उनके जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर वो काम होते हैं, और वो भी अपने फाइनली क्या बनाते हैं, ATP बनाते हैं। तो बात हो रही है कि यहाँ पर जो है पायरुविक एसिड का ये जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरे को अगर नाम देना चाहें आप तो आप इसको
नाम दे सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन एन एरोबिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहां ऑक्सीजन का अमाउंट सफिशिएंट है। तो फिर आपको एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में से तकरीबन 36 टू 38 या कहीं कहीं पर किसी लिटरेचर में 40 एटीपीज भी कहा जाता है, तो इतनी एटीपीज आपको मिला करती हैं फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। लेकिन अगर बात करें दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एरोब्स नहीं हैं, एनारोब्स हैं, फिर उनमें क्या होता है? तो इससे कुछ वीडियोस पहले हमने आपको बताया था कि एनारोबिक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फिर फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं और फिर उस फर्मेंटेशन के प्रोसेस में से वो अपने लिए क्या बनाते हैं? फाइनली एटीपी बनाते हैं। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ फर्मेंटेशन, द वन इज कॉल्ड ethyl alcoholic fermentation, the first one is called ethyl alcoholic fermentation, और दूसरी फर्मेंटेशन का नाम है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल कहने का मकसद दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को पायरुविक एसिड बनाया जाता है और फिर उसी पायरुविक एसिड को मजीद को आगे केमिकली चेंज करते हैं और फिर फाइनली अपने लिए क्या बनाते हैं? एटीपी बनाते हैं। तो हमने इससे पहले एरोबिक पाथवे डिस्कस किया कि जो एक प्लांट है या जो एनिमल्स हैं या जो इसके अलावा और दूसरे एरोबिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी एटीपी कैसे बनाते हैं? थ्रू दिस प्रोसेस। लेकिन इसके अलावा जो एनारोब्स हैं फिर वो क्या करते हैं? सर एनारोब अगर एक फंजाई हो और यीस्ट की बात करें जो कि यूनिसेलुलर है, तो उसके अंदर जो है वो हुआ करती है इथाइल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन को आपने दूसरा नाम फर्मेंटेशन दिया था। और अगर बात करें हम बैक्टीरिया की या हमारे जैसा भी कभी कभार जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के जरिए से गुजरता है, इसको भी डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन क्या होती है या एक यीस्ट के अंदर इथाइल अल्कोहल कैसे बनती है। तो हमारे पास फंजाई के अंदर ये है उसकी पायरुविक एसिड जो उसने बनाई है। कैन यू सी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पायरुविक एसिड? तो इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए एक यीस्ट जो है वो क्या करता है? वो सबसे पहले अपनी इथाइल अल्कोहल को डीकार्बोक्सिलेट करता है। इफ यू कैन सी ऑन द पेज नंबर 262 it is already written। तो सबसे पहला काम क्या किया फंजाई ने? अपनी पायरुविक एसिड को डीकार्बोक्सिलेट किया। डीकार्बोक्सिलेट का मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल में से एक कार्बन और दो ऑक्सीजन रिमूव कर दिए इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये फंजाई या जो यीस्ट है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि यीस्ट और फंजाई के अंदर ऑक्सीजन का इंटेक बिल्कुल भी नहीं होता। तो हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ऑक्सीजन का इंटेक बिल्कुल भी नहीं होता वो अपनी पायरुविक एसिड को सबसे पहले करता है डीकार्बोक्सिलेट और फिर जो ये मॉलिक्यूल बनता है उसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाता है बनी हुई NaDH को। It is, I'm again saying, it is well written on your page number 262. 262. It is called alcoholic fermentation. CH3 dot CH2 dot CO. This is called CH2 dot OH. Now this is called
इथाइल अल्कोहल प्लस NAD। तो फंजाई ने इथाइल अल्कोहल क्यों बनाई है? ताकि वो अपनी उस इथाइल अल्कोहल में से आगे चलकर ATP बनाए। फंजाई का मकसद इथाइल अल्कोहल बनाना सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन का इंटेक बिल्कुल नहीं है। तो जिसके अंदर भी ऑक्सीजन का इंटेक बिल्कुल नहीं होता तो वो अपनी ग्लूकोज को पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, फिर अपनी पायरुविक एसिड को वो डीकार्बोक्सिलेट करते हैं। जो न्यू मॉलिक्यूल बनता है उसको नाम दिया जाता है एसीटल्डिहाइड का, और एसीटल्डिहाइड को किया जाता है रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ NaDH। ये कहां से आया? ये जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में जो बनता है NaDH। तो हम इस पूरे प्रोसेस को ऑक्सीडेटिवली डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ऑक्सीडेटिवली डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो इसका मकसद ये है कि CO2 भी इसमें से हम निकाल रहे हैं और NaDH को ऑक्सीडाइज करके हम एसीटल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं। तो जब भी एसीटल्डिहाइड के साथ NaDH को यीस्ट रिएक्ट करवाता है तो उसके साइटोप्लाज्म में बनने वाला जो नया मॉलिक्यूल है या जो नया प्रोडक्ट है वो कहलाता है इथाइल अल्कोहल, और सिंपली यू कैन कॉल इट एज एन अल्कोहल। और फिर उस अल्कोहल से वो यीस्ट क्या बनाता है? अपने लिए ATP बनाता है। लेकिन आप ये कहेगा कि उसमें ATP का अमाउंट जो है वो कम होता है कंपैरेटिवली एरोब्स के, जहां वो 36 to 40 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP यील्ड करते हैं फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। लेकिन एक फंजाई या जो एक यीस्ट है वो अपने आप को एनारोबिकली रेस्पायर करवा के ऑक्सीजन बिल्कुल ना लेकर अपने अंदर ATP के अमाउंट को लिमिट कर देता है। तो ये जो अमाउंट ऑफ ATP है वो इसके लिए वेल इनफ है, क्योंकि यीस्ट जो है वो एक सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वन सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसमें बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो हैं वो लिमिटेड हुआ करते हैं। तो उस एक सेल के लिए इतना अमाउंट ऑफ ATP वेल इनफ है। जबकि अगर बात करें हम अपनी, तो वी आर मल्टीसेलुलर, वी हैव सो मेनी फंक्शंस टू डू इन आवर बॉडी। फॉर दैट रीजन वी गो थ्रू दिस प्रोसेस एंड ए फंजाई गोज थ्रू दिस प्रोसेस। इसके अलावा यीस्ट को जो है वो इकोनॉमिकली भी बड़ा अहम माना जाता है। जो है वो हमारी लेबोरेटरीज जो हैं या लार्जर स्केल पर इसको कल्चर किया जाता है, यीस्ट को ग्रो किया जाता है लेबोरेटरीज के अंदर। तो यीस्ट को प्रोवाइड किया जाता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है वो उस यीस्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है इन पायरुविक एसिड, और फिर उस पायरुविक एसिड को यीस्ट क्या बनाती है? फाइनली इथाइल अल्कोहल। तो फिर उस अल्कोहल से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द वाइन्स, द अदर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, द डेयरी प्रोडक्ट्स, मेडिसिन वगैरह। तो इसीलिए जो है वो फर्मेंटेशन बड़ा अहम है। और अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ जो डो फॉर्मेशन है वो भी यीस्ट ही वहाँ पर मौजूद होते हैं और वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं फ्लोर को डो के अंदर। तो इस हिसाब से जो है हमारे पास जो यीस्ट है वो काफ़ी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यीस्ट जो है वो किया करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या इथाइल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सो दिस इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फंजाई की अगर बात करें तो उसने आपके लिए इथाइल अल्कोहल नहीं बनाया कि आप जाके उसको वाइन के अंदर इस्तेमाल करें, या जो है वो अपनी ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल करें, या किसी मेडिसिन के लिए इस्तेमाल करें। नहीं, फंजाई ने अपने लिए ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया, फिर उस पायरुविक एसिड को उसने इथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट किया, ताकि वो उस इथाइल अल्कोहल को मजीद और ऑक्सीडाइज करके जो है वो ATP अपने लिए अवेलेबल कर सके। सो दिस इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब आते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पे, जो कि बैक्टीरिया में होती है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो बहुत सारी वैरायटीज के अंदर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया एरोब्स भी होते हैं, बैक्टीरिया एनारोब्स भी होते हैं। तो हमारे पास जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है या जो लैक्टिक एसिड एक बैक्टीरिया कैसे बनाता है, तो सिंपली वो अपनी पायरुविक एसिड को डायरेक्टली रिएक्ट करवाता है
BH के साथ। आप यहां अगेन पूछें कि फ्रॉम वेयर दिस NADH इज कमिंग, तो जो ग्लाइकोलाइसिस की है बैक्टीरिया ने, उस ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में जो उसे पायरुविक एसिड और NADH मिली है, तो ये वही NADH है। तो लैक्टिक एसिड बनाने के लिए बैक्टीरिया क्या करता है, अपने पायरुविक एसिड को डायरेक्टली रिएक्ट करवाता है NADH के साथ, जबकि यीस्ट पहले अपनी पायरुविक एसिड को डीकार्बोक्सिलेट करके फिर जो है वो उसके साथ रिएक्ट करवाता है NADH को। तो यहाँ पर कोई भी डीकार्बोक्सिलेशन जैसा प्रोसेस नहीं हो रहा, डायरेक्टली जो है वो NADH को ऑक्सीडाइज करके पायरुविक एसिड को रिड्यूस किया जा रहा है। तो नतीजे में जो है फाइनली हमारे पास इट इज आल्सो रिटन ऑन पेज नंबर 262 CH3 dot CHOH dot COOH. Now this is called lactic acid. So बैक्टीरिया ने भी अपनी लैक्टिक एसिड इसीलिए बनाई है ताकि वो अपनी उस लैक्टिक एसिड के अंदर से अपने लिए क्या बनाए, फाइनली ATP बनाए। यानी आप फर्मेंटेशन की अगर बात करते हैं, चाहे वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, फर्मेंटेशन जो है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फाइनली ATP ही यील्ड करवाती है। लेकिन यहाँ पर वही सेम बात है कि ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो कम है बैक्टीरिया और फंजाई में। ये फर्क है कि कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन बहुत कम। तो हम भी यानी एनिमल्स जो भी हैं वो भी अगर अपने अंदर ऑक्सीजन का इंटेक कम कर दें फॉर सम रीजन, जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हो, भाग रहे हो, या किसी स्ट्रेस में हो, या किसी काइंड ऑफ डिप्रेशन के अंदर हो, तो उसका असर क्या पड़ता है, हमारे अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो कम आता है। तो जैसे ही सेल इस चीज को मॉनिटर करता है कि ऑक्सीजन का अमाउंट कम आ रहा है, तो सेल ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करने के बाद उसी पायरुविक एसिड को डायरेक्टली रिएक्ट करवा देता है NADH के साथ। जबकि इस NADH का काम जो है वो हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है जब हम एरोबिकली रेस्पायर कर रहे हैं। लेकिन जब हम एनारोबिकली रेस्पायर कर रहे हो, मतलब हम भाग रहे हो या हम किसी और कंडीशन में हो जिससे हमारे अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो, तो हमारे एनिमल सेल्स के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाती है। फिर क्योंकि वो लैक्टिक एसिड बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ATP यील्ड कर रही होती है और हमारी बॉडी ज्यादा ATP डिमांड कर रही होती है, तो नतीजतन हमें सामना होता है फटीग का या थकावट का। तो इसलिए जो है फिर हम एक जगह बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर ऑक्सीजन का अमाउंट हम आहिस्ता आहिस्ता रिस्टोर करते हैं, लंबी सांस लेते हैं ताकि ऑक्सीजन का अमाउंट हमारे अंदर दोबारा से बहाल हो जाए। फिर सेल जैसे ही मॉनिटर करता है कि आपके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट सही हो गया तो वो लैक्टिक एसिड बनाना बंद कर देता है और फिर उसी तरीके से दोबारा आपके अंदर वो ATP बनाना स्टार्ट कर देता है। तो बैक्टीरिया ने अपने अंदर लैक्टिक एसिड कैसे बनाई होती है, वो अपनी पायरुविक एसिड को डायरेक्टली रिएक्ट करवाते हैं NADH के साथ। नतीजा जो मॉलिक्यूल बनता है वो बनता है लैक्टिक एसिड और साथ बनेगा NAD। एक प्लांट जो है, अगर हम दोबारा से शुरू करें जिस सिलसिले को हम लेके आ रहे हैं कि पहले प्लांट के अंदर हमने लाइट रिएक्शन करवाया, फिर डार्क रिएक्शन करवाया, फिर डार्क रिएक्शन के बाद उसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन स्टार्ट की, तो प्लांट जो है वो इन दोनों में से इस प्रोसेस को फॉलो करता है। कभी कभार वो इथाइल अल्कोहलिक यानी अल्कोहल बना बैठता है, लेकिन ज्यादा देर तक वो उसको कंटिन्यू नहीं करता। फिर फौरन ऑक्सीजन ज्यादा इनटेक करके वो अपनी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से एरोबिक रेस्पिरेशन पे आ जाता है। सो दिस इज हाउ एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो डिफरेंस है। लैक्टिक एसिड की बात करें तो ये भी इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंड ऑफ प्रोडक्ट जिसको हम सौर प्रोडक्ट कहते हैं, पिकल्स और एटसेट्रा, इन जैसी चीजों में लैक्टिक एसिड काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए जो है हमारे पास ये दोनों फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको किसी काम में आ रही हो लैक्टिक एसिड
इन अ काइंड ऑफ स्टफ, तो फिर आपको उन बैक्टीरियाज को ग्रो करना पड़ता है या उनको कल्चर करना पड़ता है जिनके अंदर ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटने के बाद फौरन उनको क्या यील्ड करके देती है, लैक्टिक एसिड। या अगर किसी काम में आपको अल्कोहल आ रही हो, काइंड ऑफ वाइन आप लोगों को बनानी हो, तो फिर वहां पर आपको ग्रो करवानी पड़ेगी यीस्ट को, क्योंकि यीस्ट के अंदर ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करके फिर उसे बना दिया जाता है इथाइल अल्कोहल। सो हम अपनी कहानी जो है वो एरोब से कंसर्न है हमारी, क्योंकि हमने जो है वो इस प्रोसेस को आगे फॉलो करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट पायरुविक एसिड और NaDH, इन दोनों को। अब जो है वो हम यहाँ से मान ले जाएंगे, अब हम ले जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर पायरुविक एसिड को। अब हम साइटोप्लाज्म से, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जिसको हमने ग्लाइकोलाइसिस कहा है, ये कहाँ हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म में, यहाँ से लेकर यहाँ तक साइटोप्लाज्म। फिर क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ चल रही होगी, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही, मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल। और फिर क्रेब्स साइकिल के बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे उनको हम फीड करवाएंगे इन द क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है, वहां चल रही होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और फिर उसके नतीजे में फाइनली हमें क्या बनकर मिलेगी, ATP। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे क्रेब्स साइकिल और काइंड ऑफ कन्वर्जन। आई एम श्योर आपको ये समझ आया होगा। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, और किसी भी चीज का अगर जवाब चाहिए हो तो प्लीज पूछिएगा। आप इन सारी चीजों को अगर अपनी कॉपी पे लेकर बनाते रहेंगे और इनको डिस्कस करते रहेंगे आपस में, वेरी मच हेल्पफुल। सो दैट्स इट फॉर टुडे।